तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए दृष्टिकोण का विकास करने जा रहे हैं। तो पर्यावरण को सहायक शिक्षक या प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल क्यों किया गया, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो क्या जो हमारा एक परीक्षा कार्यक्रम है, तो पर्यावरण क्या सिर्फ एक विषय मात्र है, या पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत परीक्षा सामान्य है। आपने एनसीईआरटी 2005 के बारे में जरूर सुना होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बहुत बार क्वेश्चन में इससे संबंधित पूछा जाता है। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है वो क्या कहता है, क्या आप इससे परिचित हैं? अगर आप मेरे इस आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते और समझते हैं तो मेरा मानना है कि आप 80% सही दिशा पे आगे जाएंगे। तो हम देखते हैं कि एनसीईआरटी 2005 चाहता क्या है। ठीक है, तो ये एक स्कूल है, मान लो। तो स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये एनसीईआरटी 2005 का प्रमुख उद्देश्य है कि ये जो स्कूल है उसे बाहरी दुनिया से या बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। और ये जो बाहरी जीवन है वही पर्यावरण है। कैसे? हम सभी लोग पुस्तक उठा करके सिर्फ यही पढ़ते हैं कि पर्यावरण क्या है, परिधन और या पेड़ पौधे और जंतु, सिर्फ यही पर्यावरण। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पर्यावरण की जो अवधारणा है वह इन सबसे बढ़कर है, हम समझते हैं। जैसे आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी एक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण एक बहुत ही बृहद और विशाल और सभी चीजें इसके चारों ओर आपको घूमती दिखाई देंगी। तो पर्यावरण के प्रमुख हिस्से में हम देखते हैं उसका जैविक पर्यावरण अर्थात जैविक भाग, भौतिक भाग, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक। प्रमुखतः तो दो भाग, प्राकृतिक और मानवीय, ये सभी जानते हो आप लोग। लेकिन हमें अपनी जो अवधारणा है उसका विकास करना है। वो कैसे? हम सभी जब स्कूल की बात करते हैं तो शैक्षिक वातावरण की बात करते हैं कि स्कूल में जो वातावरण होता है उसे शैक्षिक वातावरण कहते हैं। तो स्कूलों में जैविक क्रियाएं, जैविक गतिविधियां जैसे बागवानी, हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, ये सभी होते हैं, वो भी स्कूल में समाहित होता है। स्कूल की जो संरचनात्मक व्यवस्थाएं हम देखते हैं, नल जल हो गया, भवन हो गया, ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और उन भौतिक संरचनाओं के निर्माण में आर्थिक पर्यावरण, जिसका संचालन राज्य से, देश से या किसी विभिन्न संस्थाओं से होता है। और जो स्कूलों में प्रार्थना सभाएं, शिष्टाचार, शिक्षकों या किसी अन्य के आने से जो बच्चे खड़े हो जाते हैं और वो जो गुड मॉर्निंग अभिवादन है, वो सभी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शैक्षिक कार्यक्रम में शामिल होता है। और जब बच्चा इन सभी चीजें शैक्षिक रूप से इन सभी चीजों को सीखता है तो उसका समाज पे और समाज का स्कूल पे प्रभाव पड़ता है कि समाज क्या चाहता है, वह उसके शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल रहेगा। और बच्चा जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आएगा तो वह सामाजिक बदलाव का कारण बनेगा। तो आप सभी तरह से देख रहे हैं ये सब कुछ मिक्स्ड होता है, अर्थात किसी एक की कल्पना हम अकेले या स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। जब जैविक रूप से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में तब भी समझेंगे कि कैसे सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर्यावरण की बात चल रही है। लेकिन हम जैसे पढ़ते हैं
या हम जैसी कल्पना करते हैं उसमें जो पर्यावरण है, पर्यावरण का जो बुक है वह दीवारों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? दीवारों से घिरा हुआ है। अब इन दीवारों को अगर हमें ये सब कुछ समझना है, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझने हैं, हल करने हैं और समाज में बदलाव का कारण हमें बनना है, तो इन दीवारों को तोड़ना होगा। तो इन दीवारों को कैसे तोड़ सकते हैं? तो कल्पना का समावेश करके, सवालों के जरिए, अनुभवों को जोड़ करके और विभिन्न गतिविधियों से। तो जब हम ये सभी चीजें अपने अध्ययन में या बच्चों के अध्ययन में शामिल करते हैं या पुस्तकों में शामिल करते हैं, तब वो जो दीवार थी, रटने वाली दीवार, उसे हम तोड़ पाते हैं। और जब ये आजादी प्राप्त होती है, जैसे गतिविधियां जैसे पत्ते इकट्ठे करना, शैक्षिक भ्रमण और तरह तरह की, तो जब हम इन दीवारों को तोड़ पाते हैं तभी हम इन सभी चीजों से अंतर संबंध स्थापित कर पाते हैं। ठीक है? तो जो बुक है वह सिर्फ ज्ञान का भंडार ना हो, सृजन का साधन हो। ठीक है? और हमारी जो विचारधाराएं हैं या जो हमारे विचार हैं वो इन सभी चीजों से सामंजस्य स्थापित कर पाए। तो जैसे हम देखते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे कि पेपर में जब आता है कि, मिटा देता हूं या यहां लिख देता हूं, ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो हम बड़ी आसानी से CO2, CH4 मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हम बता देते हैं, और ये भी जानते हैं कि इससे तापमान में वृद्धि होता है। लेकिन ये तो सिर्फ रखने वाली विधि से हम जान पाते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का महत्व भी है हमारे जीवन में, तब हम निरुत्तर हो जाते हैं। तो जब हम बहुत अच्छे तरीके से अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तब हम जड़ से चेतन की ओर जा पाएंगे। तो हमें कैसे पढ़ने की आवश्यकता है? किसी भी चीज को, जैसे एनसीएफ चाहता है कि जो भी हम पढ़ें उसे बाहरी जीवन से कनेक्ट कर पाए, तब जाकर के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसमें ये कहा गया या उसका लक्ष्य है बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो इस बाल केंद्रित शिक्षा जो लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, जिसके तहत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम सब का जो ये सिलेबस है वो इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा पे आधारित है। तो जब हम एनसीएफ 2005 में जो कही गई बातें हैं कि हम किसी भी चीज को कनेक्ट करके पढ़ें, तब ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा है पर्यावरण से संबंधित आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि यह सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सभी सब्जेक्टों को समाहित किया हुआ एक विशाल सागर है। और जब हम इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो हमारे सारे विषय बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएंगे और हम सहायक शिक्षक की परीक्षा में या फिर टेट पेपर 1 की परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही, इससे आगे की क्लास कल अपलोड की जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नए दृष्टिकोण के साथ पर्यावरण का अध्ययन या अन्य विषयों का अध्ययन आपको प्राप्त होता है। धन्यवाद।